हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंतर्गत फाइल किए जाने वाले रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन की ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस की तरह ये क्लास भी बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आप सब लोगों के लिए लेकर आया है प्रतिभा बैच, जो लीगल ड्राफ्टिंग, एडवोकेसी, एथिक्स और लीगल रिसर्च को टारगेट करती है। ये बैच जो है लॉ स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स सभी के लिए बहुत यूजफुल है, उपयोगी है। आप सब लोग इस बैच को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग के बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले जो रेलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उन प्रोविजंस को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। जो रेलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं वो हैं हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9, 19 और सेक्शन 3B, और साथ ही साथ फैमिली कोड्स एक्ट (1984) का सेक्शन 7, 8, सेक्शन 3 और सेक्शन 2D। आइए इन प्रोविजंस को एक एक करके बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विथ द रिलीफ ऑफ restitution of conjugal rights. This section provides that when either the husband or the wife has without reasonable excuse withdrawn from the conjugal society, the aggrieved spouse may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights. अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक स्पाउस बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के कॉन्जुगल सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, तो जो अग्रीव्ड स्पाउस है उसको ये राइट देता है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट दैट ही में अप्लाई बाय पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब thereupon the court may decree restitution of conjugal rights on being satisfied about these two things. First is, the court must be satisfied of the truth of statements made in such petition. And secondly, the court must be satisfied that there is no legal ground why the application should not be granted. Only after being satisfied about these two things specifically, the court may decree restitution of conjugal rights under the provisions of section 9 of Hindu Marriage Act. अगला जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विथ द कोर्ट टू विच अ पिटीशन फॉर RCR shall be presented. So section 19 of Hindu Marriage Act provides that the petition for RCR under Hindu Marriage Act has to be presented before the district court within the local limits of whose ordinary original civil jurisdiction the marriage was solemnized. तो अगर ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसके ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन के लोकल लिमिट्स के अंदर मैरिज सॉलेमनाइज हुई थी, तो वहां पे RCR की पिटीशन फाइल हो सकती है। सिमिलरली, दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेयर द रेस्पोंडेंट at the time of presentation of the petition resides. Similarly, the parties to the marriage last resided together. तो ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसके ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन के लोकल लिमिट्स के अंदर अगर पार्टीज टू द मैरिज हैव लास्ट रिसाइडेड, देन दैट कोर्ट ऑल्सो
has the jurisdiction to deal with the petition for RCR. Similarly, if wife is the petitioner, then the place where she is residing on the date of presentation of petition, so that particular district court where the wife is residing, then that particular district court also has got the jurisdiction to adjudicate upon a petition for RCR under section 9 of Hindu Marriage Act. And lastly, where the petitioner is residing at the time of presentation of the petition, provided any of these two conditions are satisfied. First condition is that the respondent is residing beyond the territorial extent of Hindu Marriage Act. And secondly, provided the respondent has not been heard of being alive for a period of 7 years or more, then in any of these two conditions, the place where the petitioner is residing, at that particular place, the petition for RCR can also be filed. आइए आगे बढ़ते हैं. जो अगला रेलेवेंट प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 3B. अब जो सेक्शन 3B है दैट डिफाइंस द टर्म डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो ये जो डेफिनेशन है इट इज एग्जॉस्टिव एज वेल एज इंक्लूसिव. Exhaustive because the word means has been used, inclusive because the word includes has been used. So let's see the relevant provisions of this definition. So district court means in any area for which there is a city civil court, that court. तो अगर किसी एरिया में सिटी सिविल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया है तो सिटी सिविल कोर्ट ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा. और किसी भी दूसरे एरिया में द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. और जो इंक्लूसिव पार्ट है दैट स्टेट्स दैट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंक्लूड्स एनी अदर सिविल कोर्ट which may be specified by the state government by notification in the official gazette as having jurisdiction in respect of the matters dealt with in Hindu Marriage Act. अब इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो है सेक्शन 7 and 8 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट. अब बाय वर्च्यू ऑफ दीज टू प्रोविजंस, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, अगर किसी जगह पे फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश्ड है, then the petition for RCR under section 9 has to be filed before that family court. अब जो establishment of family court है that has been given under section 3 of Family Courts Act. और जो family court defined है वो है under section 2D of Family Courts Act. तो ये relevant provisions हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है और जिनको ध्यान में रखते हुए ही हमें आरसीआर की पिटीशन को ड्राफ्ट करना है. आइए अब इन सारे प्रोविजंस को एक बार बहुत ही ब्रीफली एनालाइज कर लेते हैं. तो पहला है कि आरसीआर का पिटीशन किसके द्वारा किसके अगेंस्ट हो सकता है. तो एज वी ऑल नो दैट आरसीआर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इज एसेंशियली अ स्पाउसल रेमेडी. It is sought by one spouse against the other. ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस
का रिलीफ है that it can also be sought from any other family member. So it is essentially a spousal remedy which has to be sought by one spouse against the other. So it can be filed by husband or against the wife, or by the wife against the husband. When this petition has to be filed? When this petition has to be filed, so if there has been withdrawal from conjugal society, without reasonable excuse, अगर रीजनेबल एक्सक्यूज के बगैर कॉन्जुगल सोसाइटी से एक स्पाउस विड्रॉ करता है, तो जो अग्रीव्ड स्पाउस है, दैट पर्टिकुलर स्पाउस कैन सीक आरसीआर अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. कहां पे? व्हाट इज द फोरम? तो बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, या फिर बिफोर फैमिली कोर्ट्स, if family court has been established under section 3 of family courts act. So डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश्ड है, तो फैमिली कोर्ट में बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शंस 7 and 8 of family courts act, तो सेक्शन 7 and 8 deal with the territorial jurisdiction of family courts, and section 3 deals with the establishment of family courts. आइए आगे बढ़ते हैं. So let's see the important points which have to be kept in mind while drafting a petition for RCR under section 9 of Hindu Marriage Act. क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान में रखा जाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है? तो कुछ स्पेसिफिक एवरमेंट्स हैं जिनको हमें विच हैव टू बी मेड इन द पिटीशन, और कुछ बहुत स्पेसिफिक, बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान में रखा जाना बहुत आवश्यक है. तो आइए इन सारी बातों को एक एक करके सीक्वेंशियली डिस्कस करते हैं. तो अ पिटीशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट शुड स्टेट, पहली बात जो ये है, सिंस सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज अ प्रोविजन ऑफ पर्सनल लॉ, सो पहला जो पॉइंट है that must be stated in the petition is that the marriage of the petitioner was solemnized with the respondent in accordance with Hindu rites and ceremonies. ये एवरमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि इससे ये इस्टेब्लिश हो जाए कि parties are still Hindus on the date of presentation of the petition and parties were Hindu when the marriage was solemnized. और भी इस रिगार्ड में इस संबंध में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि a specific averment must be made in the petition for RCR that the marriage of the petitioner was solemnized with the respondent in accordance with Hindu rites and ceremonies. और जब हम ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमें डेट ऑफ मैरिज भी स्पेसिफाई करना होगा और प्लेस ऑफ मैरिज भी स्पेसिफाई करना होगा, और साथ ही साथ हमें प्रूफ ऑफ मैरिज भी देना होगा. प्रूफ ऑफ मैरिज कैसे दे सकते हैं? अगर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये मैरिज रजिस्टर्ड है, तो मैरिज रजिस्टर्ड जो है, मैरिज रजिस्टर, उसका एक्सट्रैक्ट हम दे सकते हैं, सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट. और अगर ये मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है, सिंस रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, देन एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट पिटिशनर वाज मैरिड टू द रिस्पोंडेंट मस्ट बी एनेक्स्ड. तो अगर मैरिज का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो हिंदू मैरिज रजिस्टर का सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट देना होगा, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो एफिडेविट देना होगा टू द इफेक्ट दैट द पिटिशनर वाज मैरिड टू द रिस्पोंडेंट. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ये स्पेसिफिक एवरमेंट होना चाहिए कि पिटिशनर और रेस्पोंडेंट वर हिंदूज बाय रिलीजन एट द टाइम ऑफ मैरिज.
and they continue to be Hindus up to the date of filing of the petition. तो ये भी बहुत स्पेसिफिक एवरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एवरमेंट है, विच हैज टू बी स्पेसिफिकली मेड इन द पिटीशन फॉर आरसीआर अंडर सेक्शन 9. अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द स्टेटस एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पार्टीज टू मैरिज बिफोर द मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटीशन मस्ट बी गिवन इन द पिटीशन. अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द प्रिंसिपल परमानेंट एड्रेस वेयर द पार्टीज हैव कोहैबिटेड इंक्लूडिंग द एड्रेस वेयर दे लास्ट रिजाइडेड टुगेदर मस्ट ऑल्सो बी गिवन इन द पिटीशन. और अगर if any children have been born out of the marriage, then the date and place of birth of that particular child and the sex of each child separately, and it must also be stated that whether those children are alive or dead. अब उसके बाद ये स्पेसिफिक एवरमेंट होना चाहिए that the respondent has withdrawn from the company of the petitioner without any reasonable cause. और जब हम ये एवरमेंट कह रहे हैं, जब when we are making this एवरमेंट, तो this एवरमेंट must be supported by relevant evidence. तो वो कैसे दिया जा सकता है? हमें स्पेसिफिक डेट मेंशन करना चाहिए, सर्कमस्टांसेस मेंशन करना चाहिए अंडर विच द रेस्पोंडेंट विड्रू फ्रॉम कॉन्जुगल सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर. अब ये जो चीज है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ए पर्टिकुलर केस, इट मे एक्सटेंड इन अ फ्यू पैराग्राफ्स. आगे बढ़ते हैं कि जब उसने विड्रॉ कर लिया था तो ये भी पिटिशनर को बताना चाहिए कि whether any attempts were made by the petitioner to bring back the respondent. उसको ये बताना चाहिए कि अगर विड्रॉल हुआ तो उसने क्या अटेम्प्ट लिया टू ब्रिंग बैक द रेस्पोंडेंट, और क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ, क्या कोई उसने विजिट किया, क्या कोई उसने कम्युनिकेशन किया इस संबंध में रेस्पोंडेंट के साथ, ये भी उसको बताना चाहिए. Then it must be stated whether there have been previous proceeding with regard to the marriage by or on behalf of any party. अगर कोई प्रीवियस प्रोसीडिंग है मैरिज के संबंध में पहले किसी भी एक पक्षकार द्वारा, तो वो भी बताया जाना चाहिए. और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक एवरमेंट्स हैं जिनका लिखा जाना, कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनका दिया जाना, जिनका बताया जाना बहुत ही ज़रूरी है. वो पहला स्टेटमेंट ये है कि दैट देयर इज नो कल्यूजन बिटवीन द पिटिशनर एंड अदर पार्टी इन प्रेजेंटिंग द पिटीशन. तो ये जो पिटीशन है दैट इज नॉट कल्यूसिव इन नेचर. तो एक स्पेसिफिक एवरमेंट होगा इस संबंध में दैट देयर इज नो कल्यूजन बिटवीन द पिटिशनर एंड द रेस्पोंडेंट. कोई अननेसेसरी या इम्प्रॉपर डिले नहीं हुआ है. दिस एवरमेंट हैज ऑल्सो टू बी मेड स्पेसिफिकली इन द पिटीशन. और कोई ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं है एज ऑन द बेसिस ऑफ विच रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड. तो दिस एवरमेंट हैज ऑल्सो टू बी मेड. और साथ ही साथ इट हैज ऑल्सो टू बी एवर्ड, ये भी बताना चाहिए, ये भी अभिकथन करना चाहिए कि दैट द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एंड एंटरटेन द प्रेजेंट पिटीशन. So these were some of the very important points that have to be kept in mind while drafting a petition for RCR. साथ ही साथ अगर कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है तो हमें वो भी एनेक्स करना चाहिए, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ मैरिज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है. अगर कोई करेस्पॉन्डेंस है बिटवीन द पार्टीज तो हमें अटैच करना है. अगर लीगल नोटिस दिया है पिटिशनर ने रेस्पोंडेंट को तो वो भी हमें अटैच करना है. और साथ ही साथ जो भी रेलेवेंट जजमेंट्स हैं, एप्लीकेबल जजमेंट्स हैं, उनको हमें साइट करना है. आइए अब हम ड्राफ्ट के बारे में, ड्राफ्ट को बहुत ही विस्तार से पढ़ते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम ड्राफ्ट को एनालाइज करेंगे, ड्राफ्ट को डिस्कस करेंगे. तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
वो ये है कि द डिटेल्स ऑफ द कोर्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द ड्राफ्ट ऑन द ओपनिंग पेज ऑफ द ड्राफ्ट, और साथ ही साथ उतनी डिटेल्स पिटिशनर और रेस्पोंडेंट की दी जानी चाहिए जिससे वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, इजीली आइडेंटिफिएबल हो जाए। तो उसमें हमारे इस ड्राफ्ट के फैक्ट के हिसाब से हस्बैंड इज द पिटिशनर एंड वाइफ इज द रेस्पोंडेंट। सो नेम ऑफ द हस्बैंड बीइंग द पिटिशनर, हिज पेरेंटेज, हिज एज and his complete address along with district has to be provided. Similarly, name of the respondent, her parentage, her age and complete address along with the district and pin code etc. have to be provided. अब इसी बात को अगर हम हिंदी में देखें तो जब बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है कि जो कीवर्ड्स हैं उनको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है और उनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने ड्राफ्ट में, जैसे हमने इंग्लिश वाले ड्राफ्ट में कहा था कि इट इज़ अ पिटीशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इसी प्रकार हम हिंदी में भी कहेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए याचिका। तो ये बताना पड़ेगा, दिस हैज टू बी स्पेसिफाइड ऑन द ओपनिंग पेज ऑफ द ड्राफ्ट। तो जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है उसका हिंदी ट्रांसलेशन है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। रेस्टिट्यूशन का जो मतलब है वो है प्रत्यास्थापन, कॉन्जुगल राइट्स दाम्पत्य के अधिकार या फिर दाम्पत्य अधिकार। तो जो कोर्ट है उसकी सारी डिटेल, न्यायालय की संपूर्ण विवरण जिससे वो आइडेंटिफाई हो जाए, और साथ ही साथ जो याचिका करता है उसकी इतनी डिटेल, इतना विवरण अवश्य देना चाहिए जिससे वो आइडेंटिफाई हो जाए। और सिमिलरली जो प्रत्यर्थी है, रेस्पोंडेंट है, उसकी भी डिटेल हमें देनी होगी, कंप्लीट डिटेल, जिससे वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, आसानी से पहचाना जा सके। आइए अब हम ड्राफ्ट को पैरावाइज एनालाइज करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो एवरमेंट है, पहला जो अभिवचन है इस ड्राफ्ट में वो ये है कि दैट द पिटिशनर इज द हस्बैंड ऑफ द रेस्पोंडेंट। हमने स्पेसिफिकली एवर किया, ये एवरमेंट किया। साथ ही साथ ये भी बताया कि दैट देयर मैरिज was solemnized on such and such date at such and such place as per Hindu rites and ceremonies। हमारे फैक्ट्स के अनुसार ये मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है, सो एन एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड डिक्लेयरिंग एंड अफर्मिंग दीज फैक्ट्स इज अटैच्ड हियर विद एज एनेक्जर नंबर सो एंड सो। तो ये हमें स्पेसिफिकली एवरमेंट करना है कि द पिटिशनर इज द हस्बैंड ऑफ द रेस्पोंडेंट, और साथ ही साथ देयर मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड as per Hindu rites and ceremonies on such and such date at such and such place। और जो एफिडेविट है, duly attested affidavit declaring and affirming these facts is attached here with as such and such annexure। तो ये जो है हमें स्पेसिफिकली एवरमेंट करना है। इसी बात को जब हम हिंदी में कहेंगे तो ये हम कहेंगे कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी का पति है, इन दोनों का विवाह इस दिनांक को इस स्थान में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। इस संबंध में सम्यक रूप से अनुप्रमाणित, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित, दिस इज द हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ द फ्रेज ड्यूली अटेस्टेड। तो अनुप्रमाणित, इट इज द हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ द वर्ड अटेस्टेड, और सम्यक, सम्यक रूप से या फिर सम्यक, ये जो है इट इज द हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ ड्यूली। सो ड्यू का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है सम्यक। तो जब हम ये फ्रेज बनाएंगे ड्यूली अटेस्टेड तो उसका हिंदी इक्विवेलेंट जो फ्रेज होगा वो होगा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित। तो इस संबंध में सम्यक रूप से अनुप्रमाणित शपथ पत्र इस याचिका के साथ संलग्नक सो एंड सो संलग्नक एक के रूप में संलग्न है। ये हमने अभिवचन किया, अभिकथन किया, पहला अभिवचन है जिससे इस्टेब्लिश हो गया कि जो पार्टीज हैं, पक्षकार हैं इस विवाह के, वो हिंदू हैं और उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही संपन्न हुआ था। अब जो स्टेटस और प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पार्टीज टू मैरिज बिफोर द मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटीशन, दैट हैज ऑल्सो टू बी स्टेटेड। तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, इसलिए हम एक चार्ट बना के या बॉक्स बना के दे सकते हैं। अब स्टेटस में बेसिकली
मैराइटल स्टेटस है और रिलीजियस स्टेटस है। तो चूंकि शादी से पहले और पिटीशन प्रेजेंट के समय, पिटीशन प्रेजेंट करने के समय, इन दोनों समयों के इन दोनों के रिस्पेक्ट में हमें स्टेटस बताना है। तो इसलिए अब जैसे मान लीजिए हमारे फैक्ट्स के हिसाब से बिफोर मैरिज द पिटिशनर वाज अनमैरिड हिंदू, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्रेजेंट पिटीशन ही इज अ मैरिड हिंदू, हमने ये बता दिया। उसके बाद हो सकता है जब शादी हुई हो, शादी के पहले हो सकता है वो डिवोर्स्ड हो, उसकी ये दूसरी शादी हो, तो इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है मैरिटल स्टेटस क्या था। और इससे ये भी अफर्म हो रहा है कि उसका रिलीजियस स्टेटस क्या था। तो बार बार ये एवरमेंट करना जरूरी है सो दैट देयर इज नो एम्बिगाइटी इन द पिटीशन, कोई जो है अनिश्चितता नहीं है इस याचिका में, इसीलिए हमें ये अभिवचन बार बार करना है। इसी प्रकार एज क्या थी शादी के पहले, जब शादी हुई तब, और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्रेजेंट पिटीशन क्या एज है ये भी हमें बताना होगा, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है जब विवाह हुआ और जब ये पिटीशन प्रेजेंट किया जा रहा है। इसी बात को जब हम हिंदी में देखें तो जो याचिका करता है, हमारे फैक्ट्स के हिसाब से पति ही याचिका करता है, तो विवाह से पहले उसकी प्रास्थिति, अब जो स्टेटस का जो हिंदी वर्ड है, हिंदी इक्विवेलेंट है, वो है प्रास्थिति। तो ये स्थिति नहीं है, प्रास्थिति है। ये कीवर्ड ऐसे ही यूज होना चाहिए, ऐसे ही मेंशन होना चाहिए। तो प्रास्थिति क्या थी याचिकाकर्ता की? विवाह से पहले वो अविवाहित हिंदू था, याचिका दायर करते समय वो विवाहित हिंदू था। उम्र उसकी क्या थी विवाह से पहले और याचिका दायर करते समय, ये भी हमें बताना होगा। और साथ ही साथ उन निवास स्थान क्या था विवाह से पहले और याचिका दायर करते समय, ये भी हमें बताना होगा। और सिमिलरली हमें ये सारी डिटेल्स रेस्पोंडेंट की भी देनी होगी। तो अब हमारे फैक्ट्स के हिसाब से द रेस्पोंडेंट इज ऑल्सो एन अनमैरिड हिंदू एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्रेजेंट पिटीशन, शी इज़ अ मैरिड हिंदू। उसका जो एज है, उसका जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है बिफोर मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्रेजेंट पिटीशन, ये भी हमें मेंशन करना होगा। इसी बात को अगर हम हिंदी में देखें तो विवाह से पहले प्रत्यर्थी जो कि पत्नी है हमारे फैक्ट्स के हिसाब से, वो विवाह से पहले उसकी परिस्थिति क्या थी कि वो एक अविवाहित हिंदू महिला थी। याचिका दायर करते समय वो विवाहित हिंदू महिला है। उसकी उम्र क्या है विवाह से पहले याचिका दायर करते समय, ये भी हमें बताना होगा। और इसी प्रकार उसका निवास स्थान क्या था विवाह से पहले और याचिका दायर करते समय, ये भी हमें बताना चाहिए। इसके बाद हम फिर एक ये स्पेसिफिक एवरमेंट लिखेंगे दैट द पार्टीज वर हिंदूज एट द टाइम ऑफ solemnization of their marriage and they continue to profess the same religion at the time of filing of the present petition. और सिमिलरली हमें हिंदी में भी, हिंदी वाले ड्राफ्ट में भी हम ये देख लेते हैं इस एवरमेंट को कैसे हमने कहा है कि यह कि इस याचिका के पक्षकार विवाह के समय हिंदू थे और इस याचिका को दायर करते समय भी हिंदू धर्म को ही मानते हैं। नाउ अब हमें कुछ पैराग्राफ्स में पहले तो हमें ये स्टेट करना है, हमें ये बताना है कि जब विवाह संपन्न हो गया तो कितने दिनों के लिए पक्षकार एक साथ रह रहे थे, फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम द पार्टीज टू मैरिज कोहैबिटेड टुगेदर, और ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई जिनकी वजह से उसने विड्रॉ कर लिया। और फिर साथ ही साथ हमें ये भी बताना चाहिए कि क्या वो विड्रॉल बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के था, बिना रीजनेबल कॉज के था। तो कुछ पैराग्राफ्स में अपने ड्राफ्ट के फैक्ट्स के हिसाब से हमने इन सारी चीज़ों को स्टेट किया है, इन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में एवरमेंट किया है, अभिवचन किया है। तो आइए इन सारी चीज़ों को भी हम देखते हैं। तो पहला, दैट आफ्टर देयर मैरिज द पार्टीज कोहैबिटेड एंड रिसाइडेड टुगेदर एट पिटिशनर रेजिडेंस एट सच एंड सच प्लेस। तो जो रेजिडेंस है उसकी सारी डिटेल्स जिससे कि वो आइडेंटिफाई हो जाए वो हमें देनी चाहिए, कंप्लीट एड्रेस। और लगभग कितने समय के लिए, तो हमारे ड्राफ्ट के फैक्ट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। और साथ ही साथ अगर कोई और फैमिली मेंबर भी रहता है तो ये भी बताना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये भी बता दिया, द एजेड पेरेंट्स ऑफ द पिटिशनर ऑल्सो स्टेड देयर अलॉन्ग विथ द पार्टीज हेयर टू।
अब हमें यह भी बताना चाहिए वेदर अ चाइल्ड इज बॉर्न आउट ऑफ द सेड वेडलॉक, तो एज पर द फैक्ट्स ऑफ आवर ड्राफ्ट नो चाइल्ड वाज बॉर्न, तो ये हमने बता दिया, वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड। अब और अगर कोई इंपॉर्टेंट डिटेल है फैमिली मेंबर्स की, या फिर ऐसी कोई डिटेल जिससे ये साबित हो जाए कि पिटिशनर ने बिना रीजनेबल कॉज के विड्रॉ किया है कॉन्जुगल सोसाइटी से, तो हमें यह भी बताना चाहिए। वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड दोज डिटेल्स इन द पिटीशन। तो ये इस संबंध में हमें ये भी कहना है, ये भी अभिवचन है कि दैट द पिटिशनर्स पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन्स एजेड अबाउट सच एंड सच ईयर्स एंड रिक्वायर रेगुलर केयर एंड असिस्टेंस ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। अब जो उनको अगर हेल्थ इश्यूज हो, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और कोई इशू है, हार्ट की डिजीज़ है, तो सारे हमको बताना चाहिए। और साथ ही साथ पिटिशनर की क्या लायबिलिटी है अपने पेरेंट्स के प्रति, दैट हैज़ ऑल्सो टू बी स्टेटेड, दैट हैज़ ऑल्सो टू बी एवर्ड। एंड ऑल्सो अगर इफ देयर आर मेडिकल रिपोर्ट्स in support of the health condition of the petitioner parents, that has also to be annexed along with the petition. अब इसी बात को अगर हम हिंदी में देखें तो यह कि विवाह के उपरांत इस याचिका के पक्षकारों ने याचिकाकर्ता के निवास स्थान पर जो इस जगह पर स्थित है पूरा कंप्लीट डिटेल, जिससे वो जगह, जिससे वो घर आइडेंटिफाई हो जाए, जिससे उस घर का आसानी से पहचान किया जा सके, वो पूरा विवरण हमें देना चाहिए। और लगभग कितनी अवधि के लिए ये भी हमें बताना चाहिए, तो लगभग 2 माह की संक्षिप्त समय अवधि के लिए साथ में रहे थे। और ये भी हमने बता दिया उसके साथ ही कि याचिकाकर्ता के माता पिता भी इस याचिका के पक्षकारों के साथ रहते थे। अब हमने ये भी बता दिया अगले पैराग्राफ में कि इस वैवाहिक संबंध से किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, नो चाइल्ड वॉज बॉर्न आउट ऑफ द सेड वेडलॉक। अब हमें अगर जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं हेल्थ कंडीशंस के बारे में, मतलब याचिकाकर्ता के जो माता पिता हैं उनकी स्वास्थ्य की कंडीशन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं हमें बताना है। याचिकाकर्ता की क्या जिम्मेदारी है अपने माता पिता के प्रति, वो भी हमें स्पेसिफिकली एवरमेंट करना है उस संबंध में। और अगर कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट है जिससे साबित हो जाए कि उनकी स्वास्थ्य की कंडीशन कैसी है, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, तो ये भी हमें, ये सारी रिपोर्ट भी इस याचिका के साथ हमें संलग्न करना चाहिए। अब जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जिससे ये साबित हो जाए कि याचिकाकर्ता जो रेस्पोंडेंट है, जो प्रत्यर्थी थी, वो शी विड्रू फ्रॉम कॉन्जुगल सोसाइटी, दैट हैज़ टू बी स्टेटेड। तो एज पर द फैक्ट्स ऑफ आवर ड्राफ्ट, the respondent from the very beginning expressed her unwillingness to live in a joint family setup and insisted on moving a separate accommodation despite the petitioner's repeated requests and explanations regarding his obligations towards his parents. अब उसने बार बार समझाया, फिर भी वो इंसिस्ट करती रही। उसने बार बार जो है क्या कहते हैं कि कई बार उसने मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू समझाया। तो अगर उनकी कोई डिटेल है, उनका कोई मतलब ये समझिए कि अगर उन मैसेजेस की, उन कॉल का कोई रिकॉर्ड है, तो दैट हैज़ टू बी एनेक्स्ड, दैट हैज़ टू बी गिवन बिफोर द कोर्ट इन सपोर्ट ऑफ दिस पिटीशन। अब उसके बाद दिस हैज़ ऑल्सो टू बी स्टेटेड, जब वो चली गई, व्हेन शी विड्रू फ्रॉम द सोसाइटी, व्हेन शी लेफ्ट द मैट्रिमोनियल हाउस, तो दैट पर्टिकुलर डेट has to be specified that on such and such date the respondent left the matrimonial home without any reasonable cause and began to reside with her parents. वो अपने माता पिता के घर चली गई और she categorically stated that she would not return unless the petitioner agreed to live separately from his parents. तो जो भी facts and circumstances हैं जिससे ये साबित हो जाए कि that the respondent withdrew from conjugal society without any reasonable excuse, that those facts have to be provided in a few paragraphs. इसी बात को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में जैसा कि फैक्ट्स हमारे ड्राफ्ट के हैं उस हिसाब से, उसके अनुसार प्रत्यर्थी ने प्रारंभ से ही
संयुक्त परिवार में रहने से असहमति जताई और अलग आवास की मांग की, जबकि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी को अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझाते हुए प्रत्यर्थी के साथ सुलह समझौता करने का प्रयास किया। और जो सुलह समझौता करने का प्रयास किया, इस बारे में अगर कोई बातचीत हुई है, उसका कोई रिकॉर्ड है, तो उसको भी हमें इस याचिका के साथ संलग्न करना चाहिए। और जिस दिन प्रत्यर्थी बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक आवास छोड़कर चली गई, तो उस डेट को भी हमें मेंशन करना चाहिए। और अगर उसका कोई स्टेटमेंट है स्पेसिफिकली, तो हमें यह भी मेंशन करना चाहिए। हमारे इस ड्राफ्ट के फैक्ट के हिसाब से प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता से स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक याचिकाकर्ता अपने माता पिता से अलग नहीं रहता, वह वापस नहीं आएगी। तो दीज 2 पैराग्राफ्स establish that the respondent withdrew from conjugal society without any reasonable excuse। ये इस बात को साबित करते हैं कि बिना किसी रीजनेबल कॉज के जो रेस्पोंडेंट है उसने विड्रॉ किया कॉन्जुगल सोसाइटी से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इफ देयर इज एनी अटेम्प्ट दैट हैज बीन मेड टू रिकंसाइल द मैटर, देन दैट अटेम्प्ट हैज आल्सो टू बी स्टेटेड, दैट अटेम्प्ट हैज आल्सो टू बी एवर्ड इन द पिटीशन। और उसके संबंध में अगर कोई प्रूफ है, दैट प्रूफ आल्सो should be attached along with the petition. So that the petitioner made several attempts to reconcile the matter and requested the respondent to return to the matrimonial home, assuring her of a respectful and comfortable environment. However, the respondent remained adamant and refused to resume cohabitation. अब इस संबंध में अगर ऐसी कोई बात हो जाए, तो it is always advisable that a legal notice must be given by the petitioner to the respondent. लीगल नोटिस पिटिशनर के बोनाफाइड्स को साबित करता है, पिटिशनर्स की जो इंटेंशंस है उसको क्लैरिफाई करता है। तो इस संबंध में इस ड्राफ्ट के फैक्ट्स के अनुसार लीगल नोटिस पिटिशनर ने भेजा था रेस्पोंडेंट को, तो अगर लीगल नोटिस जब भेजा है, दैट हैज आल्सो टू बी एनेक्स्ड। अब जो कुछ स्पेसिफिक एवरमेंट्स हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, फर्स्ट एवरमेंट इज that the petition is not presented in collusion with the respondent. So this specific averment has to be made. कोई unnecessary या improper delay नहीं है in filing the petition. अगर delay नहीं है, then that this averment has also to be made. और अगर delay है, then that has to be specified, और फिर delay condonation has to be prayed for by the court, before the court. और ये भी we have also to state that the court has jurisdiction to try this matter, to adjudicate upon this matter. So this has to be stated specifically that the marriage between the parties was solemnized and they last resided together at such and such place, which is within the limits of ordinary original civil jurisdiction of this honorable court. Hence, this honorable court has a jurisdiction to try and decide the present petition. तो ये जो है, this statement, this averment is very important, which establishes that the court has jurisdiction to try the matter. ये averment करना petitioner के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ये साबित हो जाए कि petitioner को ये पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट का jurisdiction बनता है इस मैटर को ट्राई करने के लिए, एडजुडिकेट करने के लिए। आइए इन्हीं अभिवचनों को हिंदी में देखते हैं। यह है कि याचिकाकर्ता ने कई बार प्रत्यर्थी से संपर्क करके उसे वापस बुलाने का प्रयास किया, परंतु प्रत्यर्थी ने या फिर प्रतिवादी, क्योंकि प्रत्यर्थी वर्ड यूज्ड है तो इट इज़ बेटर टू यूज द सेम वर्ड, प्रत्यर्थी ने पुनः साथ रहने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को भेजा गया कानूनी नोटिस इस याचिका के साथ संलग्नक 4 के रूप में संलग्न है। तो अगर कानूनी नोटिस भेजा गया है जिससे कि ये साबित होता है कि जो है पिटिशनर वाज एक्टिंग बोना फाइडी, देन दैट लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस को भी हमें इस याचिका के साथ संलग्न करना चाहिए। अब जो स्पेसिफिक एवरमेंट्स हैं कुछ, उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। यह कि वर्तमान याचिका प्रत्यर्थी के साथ दुःसंधि में नहीं प्रस्तुत की गई है। अब दुःसंधि जो वर्ड है, दैट इज
the Hindi equivalent of the word collusion, collusive, collusion दुसंधिपूर्ण, दुसंधि में प्रस्तुत नहीं की गई है, इसका मतलब ये कल्यूसिव नहीं है। इस याचिका को दायर करने में कोई भी अनावश्यक या अनुचित विलंब नहीं हुआ है। तो चूंकि इसमें कोई विलंब नहीं है इसलिए हमने ये अभिवचन भी कर दिया। साथ ही साथ यह कि इस स्थान पर जहां पे उसका घर था पक्षकारों के मध्य विवाह संपन्न हुआ और वे अंतिम बार यहीं एक साथ निवास कर रहे थे, जो इस माननीय न्यायालय की सामान्य मूल दीवानी क्षेत्राधिकारता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत आता है। ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, सामान्य मूल दीवानी सामान्य मूल दीवानी क्षेत्राधिकारता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत आता है। लोकल लिमिट्स, और ये सामान्य मूल दीवानी क्षेत्राधिकारिता ये जो है ये ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन, सामान्य मूल दीवानी क्षेत्राधिकारिता। अतः इस माननीय न्यायालय को वर्तमान याचिका की सुनवाई करने और उस पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। यह अभिवचन भी विशेष रूप से किया जाना चाहिए अपने याचिका में, याचिकाकर्ता द्वारा। अब जो और स्पेसिफिक एवरमेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट्स of the particular case, that those averments have also to be stated, have also to be made in the petition. तो अगला averment है that there is no other legal ground why the relief should not be granted, that और चूंकि कोई proceeding नहीं है as per the facts of the draft, so this averment has also to be made that there have not been any previous proceeding with regard to the marriage by or on behalf of any party। और इसी बात को अगर हिंदी में कहेंगे तो यह कि अन्य कोई विधिक आधार नहीं है कि अनुतोष क्यों न प्रदान किया जाए। अनुतोष का मतलब रिलीफ। जो कीवर्ड्स हैं, इट इज बेटर नॉट टू रिप्लेस दोज कीवर्ड्स, क्योंकि अगर आप कीवर्ड्स को रिप्लेस करते हैं हिंदी भाषा में तो जो आपका ड्राफ्ट है, जो आपका प्रारूप है, जो आपका पिटीशन है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। तो इसीलिए मैं जब स्पेसिफिक कीवर्ड्स को डील कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो उनका इंग्लिश इक्विवेलेंट भी बता रहा हूं। तो इसीलिए अनुतोष को हम कहते हैं रिलीफ। तो हमने ये अभिवचन भी किया, यह अभिवचन भी किया कि अन्य कोई विधिक आधार नहीं है कि अनुतोष यानी कि रिलीफ क्यों न प्रदान की जाए, व्हाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड। और साथ ही साथ चूंकि इस प्रारूप के तथ्यों के अनुसार पूर्व में विवाह के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है पक्षकारों के बीच, तो इसलिए यह भी अभिवचन करना जरूरी है कि इस याचिका के किसी पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से पूर्व में विवाह के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नाउ द प्रेयर पार्ट। तो इन व्यू ऑफ द above facts and circumstances, it is therefore most respectfully and humbly prayed that this honorable court may be pleased to grant a decree of restitution of conjugal rights under section 9 of Hindu Marriage Act in favor of the petitioner। तो हमने स्पेसिफिकली बता दिया क्या चाहिए, डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट्स। कहाँ पे, किस प्रोविजन के अंतर्गत, अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। किसके पक्ष में, इन फेवर ऑफ द पिटिशनर। और जब इन फेवर ऑफ द पिटिशनर हो गया तो ये इंप्लाइड है कि अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट है। तो ये स्पेसिफिक प्रेयर है। और एक रेसिडुअरी प्रेयर भी कर सकते हैं हम लोग, करना चाहिए। पास एनी अदर ऑर्डर एज दिस ऑनरेबल कोर्ट मे डीम फिट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। और इसी बात को हम हिंदी में अगर देखें तो उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ये उसकी हिंदी है, इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। इन द अफोरसेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, क्योंकि उपरोक्त शब्द यूज्ड है, उपरोक्त शब्द का प्रयोग किया है। तो उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इन व्यू,
इन व्यू, सॉरी ये छूट गया था, इन व्यू ऑफ द अफोरसेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। दृष्टिगत, चूंकि शब्द यूज्ड है, शब्द का प्रयोग है, तो ये जो है इसका जो इंग्लिश इक्विवेलेंट है इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, तो उसी का हिंदी मतलब है, उस फ्रेज का हिंदी इक्विवेलेंट है, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह विनम्र प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में, किसके पक्ष में, याचिकाकर्ता के पक्ष में, तो ये इम्प्लाइड हो गया कि जो है प्रत्यर्थी के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री प्रदान करने की कृपा करें। तो क्या चाहिए आपको, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री, किस प्रावधान के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत, किसके पक्ष में, याचिकाकर्ता के पक्ष में। तो और जब याचिकाकर्ता के पक्ष में है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है प्रत्यर्थी के विरुद्ध होगी। और न्यायहित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्यायहित का इंग्लिश इक्विवेलेंट है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्यायहित में। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्यायहित में अन्य कोई आदेश पारित करने की कृपा करें। और जब हम ये प्रेयर लिखेंगे तो दिनांक भी बताएंगे, स्थान भी बताएंगे, और साथ ही साथ याचिकाकर्ता के सिग्नेचर होंगे, और अधिवक्ता द्वारा अगर ये पिटीशन प्रेजेंट किया जा रहा है तो जो है अधिवक्ता के भी साइन होंगे। और साथ ही साथ अब एक वेरिफिकेशन भी होना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ CPC। तो वेरिफिकेशन में ये स्पेसिफिकली कहा जाना चाहिए that the above named petitioner states on solemn affirmation that paras 1 to such and such of the petitioner are true to the petitioner's own knowledge। तो कौन से पैराग्राफ पिटिशनर के अपने नॉलेज पे सत्य हैं वो बताना चाहिए। एंड पैराज सच एंड सच, पैराज सच एंड सच टू सच एंड सच आर ट्रू अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू बाय हिम। और कौन से ऐसे पैराग्राफ है जिनको वो ट्रू समझता है, सत्य समझता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम एंड बिलीव टू बी ट्रू बाय हिम। एंड लास्ट पैराग्राफ इज द प्रेयर मेड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। तो जिस जगह पे ये वेरिफिकेशन है उस जगह का नाम और डेट, और ये जो पिटिशनर है उसका सिग्नेचर, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी बात को हम हिंदी में अगर देखें कि उल्लिखित याचिकाकर्ता, अबव नेम्ड, अबव नेम्ड, उल्लिखित का मतलब अबव नेम्ड, यह शपथ पूर्वक घोषित करता है, सॉलेमली डिक्लेयर करता है, अफर्म करता है कि याचिका के पैरा 1 से लेकर यहाँ तक उसकी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं, पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे, और पैरा यहाँ से लेकर यहाँ तक याचिकाकर्ता को प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्य हैं, जिनके बारे में उसका यह विश्वास है कि वह सत्य है। तो ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू। और अंतिम पैरा इस न्यायालय के समक्ष की गई प्रार्थना है। जिस स्थान पर सत्यापित हुआ है उस स्थान का नाम और जिस दिनांक को सत्यापन हुआ है उस दिनांक को भी हमें मेंशन करना चाहिए, हमें बताना चाहिए, और याचिकाकर्ता के यहाँ हस्ताक्षर हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्राफ्टिंग ऑफ अ पिटीशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। So this completes our today's class। आशा है आपको ये क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।